दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र में आंदोलनों से निपटने और उनके साथ बातचीत या कोई दूसरा रवैया अपनाने के लिए अक्सर सरकारें एक विशेष तरीके का इस्तेमाल करती हैं। सवाल उठता है कि क्या मौजूदा दौर में मोदी शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, इस देश का जेनजी जिस प्रकार से सड़कों पर उतरा और जंतर मंतर का यह आंदोलन गांव गांव कस्बे कस्बे तक जो फैल गया, क्या इसमें आंदोलन से निपटने के तौर तरीके में मोदी शाह के नेतृत्व का फेल होना एक बड़ा कारण है, जिससे कहीं ना कहीं नौजवानों से सरकार अब डरती नजर आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार अंदर से घबराई हुई है, सरकार डरी हुई प्रतीत होती है। और डरी हुई इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि जिन मुद्दों के आसरे नौजवानों को सत्ता से उम्मीद थी, वो मुद्दे अभी भी सुलझे नहीं है। और एक तरफ जहां वो मुद्दा नहीं सुलझा, वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके गृह मंत्री और भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए आज नजर आए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वो रामदेव पर भी हमला बोल रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं कि इस देश के मुद्दों को लेकर जो आंदोलन उन्होंने किया, जांच एजेंसियां भी उसमें इस्तेमाल की जा सकती है और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने न्यायपालिका को भी आड़े हाथों लिया है। लेकिन इन सब के बीच जो अभिजीत दीपके बयान दे रहे हैं, क्या इस बयान के आसरे सियासत को समझने की कोशिशों को एक तरफा देखा जा सकता है? जी नहीं। सवाल यही है कि मोदी शाह चूक कहां कर गए और कहां चूक कर गए मोदी शाह, या अब भी कहीं चूक कर रहे हैं और सत्ता का डर इस चूक में साफ साफ दिखाई दे रहा है। जरा इसे देखना हो तो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, एक वीडियो दिखाता हूं छोटा सा। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम है, उनका एक अपना चैनल है, बहुत सारे फॉलोअर हैं उनके। अजीत अंजुम जी आज गए थे जंतर मंतर और वहां उन्होंने जो दिखाया, जरा आप भी देख लीजिए कि कैसे बैरिकेड को वेल्डिंग करके एक दूसरे के साथ लगाया गया है कि कहीं जेएनजी फिर से ना आ जाए आंदोलन करने वहां पर। यानी सत्ता अब भी आंदोलनों से निपटने का तौर तरीका पुराना ही रखे हुए है। जरा आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए। अब जैसा कि मुझे पता चला, ये देखिए वेल्डिंग किया जा रहा है। अब ये सबको जोड़ा जा रहा है, पक्का किया जा रहा है। ये सब वेल्डिंग इसलिए किया जा रहा है कि कहीं गाहे बगाए फिर से छात्र पहुंच गए, वो लड़के जो कह रहे हैं कि उनकी मांगे या उनसे जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए, तो फिर आ सकते हैं, आंदोलन फिर हो सकता है। तो इसलिए आज और कल ये पक्का वेल्डिंग किया गया, सबको पक्का जोड़ दिया गया है। तो देखा आपने, बैरिकेड की वेल्डिंग करने की नौबत आ रही है। यानी एक अज्ञात भय सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन इस अज्ञात भय के पीछे का कारण क्या है? दरअसल इस अज्ञात भय के पीछे का कारण देश के अंदर जो जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, बदलाव, जो एक पीढ़ीगत बदलाव के रूप में सामने आ रहा है, और एक जो नई पीढ़ी जेनजी के नाम से सामने आई है, उस जेनजी को उसके पहले की पीढ़ी मिलेनियल्स की तरह ट्रीट करने की जो कोशिशें हैं, उसी की तरह उसके साथ पेश आने की जो कोशिशें हैं, यही अप्रोच दरअसल सरकार के लिए, सरकार की सफलता और सरकार की नौजवानों के साथ संवाद में भी बाधा बनते जा रहा है। अब वो बाधा बनते जा रहा है तो कारण क्या है? आखिर मोदी शाह की जोड़ी को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि वो जेनजी को भी उसी तरीके से देखना चाहते हैं जैसे वो जनरेशन एक्स को देखे, जैसे वो बेबी बूमर्स को देखे, या जैसे वो मिलेनियल्स को देखते हुए आए। जेनजी के व्यवहार को समझने के लिए, और क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार उनसे निपटने में अब तक विफल साबित हो रही है और उनसे डर भी रही है, तो सबसे पहले मिलेनियल्स को समझना जरूरी है। उन मिलेनियल्स को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया। दोस्तों, मिलेनियल्स उन्हें कहते हैं जो 81 से 96 के बीच की पीढ़ी है। तकरीबन 30 करोड़ आज भी उनकी आबादी है। और 2014 में जब मिलेनियल्स पूरी तरह से वोटर हो चुके थे, मतलब 96 वाला व्यक्ति भी, 96 में जन्मा व्यक्ति भी 2014 में 18 साल का हो चुका था, वोटर हो चुका था, उस वक्त वो तकरीबन 34-35 करोड़ तो जरूर रहे होंगे। तो ये मिलेनियल्स जिन्होंने मोदी के अच्छे दिनों का भरोसा किया, और अच्छे दिनों का भरोसा क्यों किया, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। मैं खुद भी मिलेनियल्स हूं, इसलिए ये बात मैं कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने रख रहा हूं कि मिलेनियल्स की अपब्रिंगिंग कैसे हुई, मिलेनियल्स ने किस तरह से अपने जनरेशन को दुनिया के सामने आते हुए देखा,
और किस सोच के साथ मिलेनियल्स आगे बढ़ता चला गया और वो मिलेनियल्स अंततः नरेंद्र मोदी के मोह पास में कैसे फंस गया, इसकी कहानी समझने के पहले मिलेनियल्स के मिजाज को समझना जरूरी है। अभी फिलहाल 5 तरह के जनरेशन है जिन्हें आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तकरीबन 11 करोड़ की आबादी जेन एक्स की है, 1964 या उससे पहले वाली, वो बेबी बूमर्स की है 11 करोड़ की आबादी। उसके बाद जेन एक्स है जो 65 से 80 के बीच है। 81 से 96 वाले तकरीबन 32 करोड़ लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो मिलेनियल्स है जेन एक्स के बाद। और उसके बाद जेनजी आते हैं जिनकी आबादी, जेनजी की आबादी अभी के समय में अगर देखें तो 36 करोड़ के आसपास है। बात मिलेनियल्स की हम कर रहे हैं। मिलेनियल्स में 81 से 96 के बीच जन्मे हुए लोगों ने जब होश संभालने का काम किया, जब उन्हें होश आया, जब वो दुनिया को थोड़ा देखने समझने लगे, मोटे तौर पर कहें तो 6-7 साल से लेकर 20 साल के बीच की जो उम्र होती है उसमें व्यक्ति थोड़े से ज्यादा तक दुनिया को समझना शुरू करता है, दुनिया को देखना शुरू करता है। उस मिलेनियल्स के सामने क्या था? वो मिलेनियल्स किसी को भी आसानी से भगवान बना लेता था। अब मिलेनियल्स कैसे भगवान बनाता था, जरा उस पर नजर डालने की कोशिश करें तो मिलेनियल्स ने सचिन तेंदुलकर को भगवान बनाया। उसने सचिन तेंदुलकर में एक अवतार को देखा। याद रखिए, जेनजी ने कभी विराट कोहली को भगवान नहीं बनाया, उन्हें एक स्टार तक ही सीमित रहने दिया। लेकिन सचिन तेंदुलकर को मिलेनियल्स ने भगवान बना दिया। मिलेनियल्स ने टीएन शेषन को आदर्श बना दिया। मिलेनियल्स ने बदले हुए दौर में भारत के अंदर भी जहां टेनिस बहुत कम लोकप्रिय है, वहां पर स्टेफी ग्राफ को भी अपना एक आइकॉन बना लिया। और इस मिलेनियल्स के बारे में मैं एक बात बताऊं, आज की पीढ़ी शायद भरोसा नहीं करेगी इस बात पर, लेकिन एक सच्चाई है। जब हम लोग होश संभाल रहे थे वो दौर मोहम्मद अजहरुद्दीन का था, वो दौर शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के पीक पर होने का था। लेकिन उस दौर में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की जो साझा लोकप्रियता थी उससे कहीं ज्यादा लोकप्रियता मोहम्मद अजहरुद्दीन की थी। आज की पीढ़ी शायद इस बात पर भरोसा नहीं करेगी कि क्या वाकई कॉलर खड़ा कर क्रिकेट के मैदान में उतरने वाले अजहरुद्दीन इतने लोकप्रिय थे कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान उनसे पीछे छूट जाएं। जी हां, यही वास्तविकता थी, यही वास्तविकता थी। और उस दौर में तमाम बड़े अंग्रेजी अखबार इस बात को अक्सर लिखा करते थे कि कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज द सेकंड टफेस्ट जॉब आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान होना देश के प्रधानमंत्री होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जॉब है, ये कहा जाता था। अजहरुद्दीन की लोकप्रियता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब 6 दिसंबर 92 को बाबरी विध्वंस हुआ तो दुनिया को बताने के लिए भारत के पास, दुनिया भर में भारत की सेकुलर छवि को एस्टेब्लिश करने के लिए जो बहुत सारे आइकॉन के बीच सबसे बड़ा आइकॉन था, वो आइकॉन इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान अजहरुद्दीन का था। ये मिलेनियल्स के आइकॉन थे। एक छोटा वाकया आपके साथ साझा करता हूं। हम लोगों की अवस्था तब उतनी नहीं थी, बहुत कम थी, लेकिन जो हमसे 5-7 साल बड़े वाले मिलेनियल्स थे, वो मिलेनियल्स क्या कहते थे? दिव्या भारती की एक रहस्यमय परिस्थितियों में जान चली गई थी, उनका निधन हो गया था और बताया जाता था कि दिव्या भारती अगर जिंदा होती तो इस देश की सबसे बड़ी एक्ट्रेस होती, तमाम एक्ट्रेस उनके सामने पीछे छूट जाती। 5 अप्रैल 93 को उनका निधन हुआ था। बाद के दौर में दिव्या भारती की फिल्में जब मैंने खुद देखी तो दिव्या भारती के प्रशंसकों के साथ माफी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस जरूर लगी, लेकिन दिव्या भारती में कभी भी वो चीज मुझे नजर नहीं आई जिससे कोई कहे कि दिव्या भारती आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। और वाकई जिस तरह के दावे मिलेनियल्स की का भी अर्ली जनरेशन जिस तरह का दावा करता है, उस तरह की चीजें दिव्या भारती के साथ वाकई थी नहीं। एक अच्छी एक्ट्रेस थी, अच्छी एक्ट्रेस आगे भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन जो कहा जाता था कि वो मधुबाला साबित हो जाएंगी, वो माधुरी दीक्षित साबित हो जाएंगी, उस लेवल पे वो कतई नहीं थी। मिलेनियल्स ने सामाजिक विमर्श के स्तर पर जो देखा वो मंडल और कमंडल का दौर था। मंडल और कमंडल के बीच खासकर हिंदी भाषी भारत का मिलेनियल्स, यानी राजस्थान से लेकर बिहार तक और झारखंड से लेकर जम्मू तक का जो मिलेनियल्स था, उस मिलेनियल्स ने अपने सामाजिक विमर्श को मंडल और कमंडल के दायरे में किसी एक खेमे के साथ बांधता हुआ वो दिखाई दिया। और यही कारण था कि आजादी के आंदोलन से निकली कांग्रेस पार्टी और उसका विमर्श कमजोर होता चला गया। या तो मंडलवादी ताकतें मजबूत हुई या कमंडलवादी ताकतें मजबूत हुई। लेकिन
उस दौर में मंडल और कमंडल की ताकत के दौर में तकरीबन 25 साल तक इस देश में बहुमत से सरकारें नहीं बनी। गठबंधन की सरकार बनी और क्या शानदार देश को चलाने का काम इन गठबंधन सरकारों ने किया। अगर अर्थव्यवस्था के पैरामीटर से देखें तो 89 से 2014 का साल इस देश के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाला साल रहा और उन सालों में उन 25 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था ने काफी तरक्की की। लेकिन अब 2014 में जब अवतारवाद में यकीन करने वाला मिलेनियल्स, किसी को आसानी से भगवान बना देने वाला मिलेनियल्स, जब वो अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में आया, उसे एक नया भगवान या एक नया अवतार दिखाई देने लगा। वो अवतार जो अच्छे दिनों का वादा कर रहा था, वो अवतार जो 56 इंच की छाती के सहारे देश को बदलने की बात कर रहा था, वो अवतार जो जब कहता था किसी के बारे में निजी टिप्पणियां करते हुए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तब भी मिलेनियल्स बिना सोचे समझे उस तरह की टिप्पणियों पर ताली बजाता था। तो मिलेनियल्स ने तो नरेंद्र मोदी के लिए बुनियाद रख दी, और बुनियाद इसलिए रख दी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मंडल और मंदिर वाले विमर्श से, मंडल और कमंडल वाले विमर्श के बीच एक सेतु बनाते हुए खुद को वो हिंदुत्ववादी यानी कमंडलवादी भी साबित करते रहे। तो दूसरी तरफ मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं नीची जाति का हूं, इस शब्द का भी इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में किया। ये सब करते हुए वो मंडलवादी चेतना को भी काफी हद तक झकझोरने में कामयाब हुए और 2014 में मिलेनियल्स के बूते इतनी बड़ी सफलता अर्जित की। लेकिन अब आते हैं मिलेनियल्स के बाद जेनजी के व्यवहार पर कि जेनजी कैसे मोदी शाह से कंट्रोल नहीं हो रहा है, जेनजी को समझने में कहां चूक कर रहे हैं। मिलेनियल्स के दौर में तो मिलिंद सोमन और मधु सप्रे का एक अजगर वाला ऐड आया था, काफी आपत्तिजनक माना गया था उस वक्त के समाज के विमर्श के बीच, बहुत हंगामा हुआ, संसद तक उसका जिक्र हुआ। यह मिलेनियल्स के लिए क्रांति की तरह था, खुलेपन की क्रांति की तरह था। राजा हिंदुस्तानी 96 में मिलेनियल्स के आखिरी दौर में एक मूवी रिलीज होती है। उस राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा कपूर और आमिर खान के बीच 1 मिनट का किसिंग सीन था। 1 मिनट का, सोचिए 1 मिनट के किसिंग सीन को उस वक्त जो हमसे सीनियर वाले मिलेनियल्स से थे वो बताया करते थे कि 47 रीटेक के बाद उसे शूट किया गया था। 47 रीटेक, और ये किस्से बड़े गॉसिप की तरह से सुनाए जाते थे लोगों को। मिलेनियल्स के लिए यही एक क्रांति थी। लेकिन जो जनरेशन राजा हिंदुस्तानी के रिलीज होने के बाद यानी 1 जनवरी 97 या उससे आगे पैदा हुआ, उसने ना तो एंटीना घुमाकर टीवी चलाया, ना तो स्टेबलाइजर और बूस्टर का दौर देखा, ना तो ऑडियो कैसेट प्लेयर में उसने गाना सुनने का काम किया, ना तो उसने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां गिराते हुए डाकिया का काम देखा, ना तो लैंडलाइन के लिए फोन जब डेड हो जाता था तो टेलीफोन एक्सचेंज का दौड़ लगाकर टेलीफोन ठीक कराने के लिए अपने साइकिल रेंजर या हीरो के या एवन के साइकिल का इस्तेमाल किया। ना ही उसने रेडियो पर कभी मैच की कमेंट्री सुनी, और ना ही उसने 100 ओवर वाला वनडे मैच यानी 50-50 ओवर वाले मैच में अपनी रुचि दिखाई। ना ही उसके घर में यासिका MF2 का कैमरा था जो फोटो खींचता था, उसमें कोडक या दूसरी रील आती थी 36 फिल्म वाली जिसमें 36 फोटो खींचे जा सकते थे। न ही उसने वो दौर देखा। ये सारी चीजें जेनजी के दौर में सिर्फ एक डिवाइस में चली आई, कैमरा, फोटो कैमरा, वीडियो कैमरा, और उसके साथ साथ फोटो वीडियो कैमरा के साथ साथ फोन, पोस्ट ऑफिस, इसके साथ साथ आप कहें तो तमाम दूसरी चीजें, ऑडियो कैसेट प्लेयर, रेडियो, टेलीविजन, यूट्यूब, सब कुछ उसको एक ही जगह पे मिल गया, एक डिवाइस में, जिसका नाम है स्मार्टफोन। इसके साथ जेनजी की परवरिश हुई, इसके साथ मिलेनियल की परवरिश नहीं हुई थी। और जब जेनजी की परवरिश इसके साथ हुई तो इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि जेनजी ने किसी को अवतार मानना, किसी को भगवान मानना बंद कर दिया। विराट कोहली इसके हीरो हो सकते हैं, भगवान कतई नहीं हो सकते। इसके लिए आलिया भट्ट एक एक्ट्रेस हो सकती है, वो भगवान कतई नहीं हो सकते। पंकज त्रिपाठी एक एक्टर हो सकते हैं, वो भगवान नहीं हो सकते, जैसे मिलेनियल्स भगवान बना लेता था। इसके लिए अपने मुद्दे प्रभावी होते चले गए। ये घर में रहकर घर से कटी रहने वाली पीढ़ी में बदल गया। यानी एक ही घर में 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 के हाथ में 4 स्मार्टफोन है और कम्युनिकेशन ना के बराबर है। ये उस पीढ़ी का नाम है जेनजी। ये उस पीढ़ी का नाम है जो किंडल से किताबें पढ़ती है।
ये उस पीढ़ी का नाम है जो ऑनलाइन क्लासेज करती है। ये उस पीढ़ी का नाम है जो 2020 मैच देखती है, क्योंकि इसको 40 ओवर का मैच देखने से ज्यादा के लिए पेशेंस इसके पास नहीं है कि ये 5 दिनों के टेस्ट मैच के लिए अपनी रुचि जगा सके। यहां तक कि अब तो 5 दिनों के मैच में टेस्ट मैच ड्रॉ होना भी लगभग बंद हो गए। शायद ही कोई टेस्ट मैच ड्रॉ भी होता है, बारिश हो गई तो अलग बात है। 100 ओवर के मैच के लिए भी इसके पास पेशेंस नहीं है। ये 2020 वाला जनरेशन है। 97 वाला जेनजी भी 2005-6 के बाद जब होश संभाला 8-9 साल की उम्र में, तब वो 2020 के जमाने में ही आ गया, जब महेंद्र सिंह धोनी ने पहला 2020 वर्ल्ड कप उठाया। उस जेनजी के ऊपर जो जिसका कम्युनिकेशन अपने परिवार के भीतर बहुत कम है, मिलेनियल्स और उसके पहले के जनरेशन एक्स या बेबी बूमर्स की तुलना में, उसे नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन स्टाइल पर कैसे भरोसा होगा? जो वन साइडेड कम्युनिकेशन नरेंद्र मोदी की तरफ से होता है, एक तरफा संवाद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सवाल जवाब में यकीन नहीं करते, एक तरफा अपना आदेश सुनाते हैं, एक तरफा संवाद करते हैं। और एक तरफा संवाद को मिलेनियल्स ने बदले हुए दौर की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक क्रांति के तौर पर देख लिया। भला जो पीढ़ी अपने घर में कम्युनिकेशन नहीं करती, अपने घर में कम से कम संवाद करती है, वो नरेंद्र मोदी की एक तरफा संवाद पर कैसे भरोसा कर लेगी? वो अमित शाह के हर चुनावी सभा में भारत माता की जय के नारे लगाने को कैसे राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर देख लेगी? वो कैसे मंदिर और मस्जिद और चढ़ावा चोरी के मुद्दों पर अपने राजनीतिक विमर्श और अपने सामाजिक विमर्श को तय करेगी? वो अपने विमर्श को तय करेगी इस आधार पर कि उसके सामने रोजगार के लिए कितने अवसर छोड़े गए, उसके सामने उसकी भूमिका कितनी छोटी कर दी गई, उसके सामने चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की सारी संपदा को उनके हाथ में केंद्रित करने के लिए जो आर्थिक नीति बनाई गई, उसमें उन्हें क्या मिला? वही सिस्टम मिला कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के रिटेल चेन खुल जाए, उस रिटेल चेन में डिलीवरी बॉय की भूमिका जेनजी को मिल जाए। वो बाइक लेकर घर घर डिलीवरी बॉय की तरफ सामान पहुंचाते हुए नजर आए। वो रैलियों में जागो हिंदू जागो और 5 किलो राशन के लिए लाइन में लागो वाली व्यवस्था को समर्थन देते हुए नजर आए। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि जेनजी ये काम करते हुए नजर आए। 97 से 2012 के बीच की जो पीढ़ी है जेनजी की, वो अपने अधिकारों को मांगती है। याद कीजिए, जब इमरजेंसी लग रही थी और इमरजेंसी के पहले छात्र आंदोलन शुरू हो रहा था, उस वक्त का सबसे बड़ा डायलॉग, सबसे बड़ा संवाद क्या था? उस वक्त का सबसे बड़ा संवाद ये नहीं था कि पुष्पा आई हेट टीयर्स, इन्हें पोंछ डालो, वो राजेश खन्ना का डायलॉग था, या आपके पांव देखे बहुत हसीन है, पाकीजा मूवी वाला वो डायलॉग भी उनके सामने नहीं था। उनके सामने सबसे बड़ा डायलॉग ये था, उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये बन गया था उस वक्त के नौजवानों के लिए, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, दीवार का वो डायलॉग। और मिजाज को उस वक्त की सरकार को उससे समझना चाहिए था कि वो आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाने वाली पीढ़ी को इमरजेंसी से दबाने की कोशिश कर रही थी, नहीं दबा पाई। आज के दौर में आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाने वाला डायलॉग भले ही ना हो, लेकिन आज के दौर में उसी तरह की मानसिकता जेनजी की है। और वो जेनजी कभी भी ये कहते हुए नजर आ सकती है कि मैं आज भी फेंके हुए 5 किलो राशन को उठाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं आज भी किसान सम्मान निधि के नाम पर 2000 रुपए मिलते हैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। ये जेनजी कभी भी कहते हुए नजर आ सकती है। ये रील बनाने वाली पीढ़ी जरूर है, लेकिन रील को रोजगार मानने वाली पीढ़ी नहीं है। यही सरकार, यही बुनियादी फर्क सरकार नहीं समझ पाई। और सरकार की जो हालत है कि बैरिकेड को जंतर मंतर पर वेल्डिंग करना पड़ रहा है, जैसे यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर का आंदोलन हो, सरकार दरअसल यही भूल कर रही है। लेकिन इस भूल से पूरे देश में मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज यही जा रहा है, यही मैसेज जा रहा है पूरे देश में कि जेनजी से यह सरकार डरी हुई है, जेनजी से सरकार डरी हुई है। और किस तरह डरी हुई है? मुझे तो लगता है कि शायद शोले फिल्म में रामगढ़ के लोग भी गब्बर सिंह से इतने डरे हुए नहीं थे जितनी ये सरकार, वेल्डिंग कराने वाली सरकार, जेनजी से डरी हुई है। अगर ये स्थिति सत्ता की बनी हुई है तो जिम्मेदार कोई और नहीं है, जिम्मेदार सत्ता का अप्रोच है, जिम्मेदार सिस्टम के सहारे लोकतंत्र में लोगों को हाँकने की कोशिशें हैं, जिम्मेदार सिविल सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को अस्वीकार कर, उसकी उपस्थिति को अस्वीकार कर, उसको रिजेक्ट करते हुए अपनी सत्ता को मनमाने ढंग से चलाने की प्रवृत्ति है जो जेनजी को स्वीकार नहीं है। जब जेनजी को स्वीकार नहीं है तो जिसके लिए डिलिमिटेशन कराया जा रहा है, जिसके लिए चर्चा हो रही है कि अब 850 सीटें लोकसभा में होगी,
वो तो जेन अल्फा का जमाना होगा, यानी 2034 का लोकसभा चुनाव। भला वो कैसे स्वीकार करेगी? वो तो इससे भी एक कदम आगे है वो पीढ़ी। सत्ता और सत्ता के सिस्टम को, जनरेशनल शिफ्ट को, बदलाव की बयार को स्वीकार करना चाहिए। हर जनरेशन को अपने हिसाब से हाँकने की कोशिश, अवतारवाद को हर जनरेशन में बनाए रखने की कोशिश कहीं ना कहीं सत्ता के ऊपर भारी पड़ती है। यह इंदिरा गांधी पर भी भारी पड़ी, तब भी एक अवतारवाद की कोशिशें हुई थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, लेकिन वो आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाने वाली पीढ़ी थी। उसी तरह से आज की जेनजी है। मोदी शाह की जोड़ी यही चूक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व वाला चेहरा यहीं पर फेल हो रहा है और अंततः सत्ता सिस्टम के घालमेल के साथ जिस दक्षिण पंथ की बयार को बहाने की कोशिशें 14 और 19 में कामयाब हो गई, पार्शियली यानी कुछ हद तक 2024 में भी कामयाब हो गई, अब जेनजी के उफान के दौर में, जेनजी के इस देश के निर्णायक वोटर में तब्दील होने के दौर में आगे कामयाब होगी। सत्ता को भी शायद अब लगता नहीं है कि ये कामयाब होगी। सत्ता अब किसी ज्ञानेश कुमार का डर भी नहीं मानने वाली है। सत्ता अब किसी ज्ञानेश कुमार के तथाकथित इलेक्शन सिस्टम को प्रभावित करने वाले सिस्टम से भी प्रभावित होने वाली नहीं है, क्योंकि जेनजी के दौर में सिस्टम को प्रभावित करने की कोशिशें कोई भी करता हुआ नजर आएगा तो ये जेनजी उसे बख्शने वाला नहीं है। बाकी देखते जाइए, जेनजी झुकती है या सत्ता झुकती है, संघर्ष झुकता है या सत्ता झुकती है, और पीछे लौटने की कहानी में क्या मोदी शाह का अप्रोच पीछे झुकेगा, पीछे लौटेगा, या इस देश का जेनजी पीछे झुकने के लिए तैयार होगा? भारत के आसपास से लेकर दुनिया के किसी देश में जेनजी के द्वारा झुक जाने का कोई उदाहरण तब तक सामने नहीं आया है। शायद भारत की सत्ता और सिस्टम को यह उम्मीद हो कि भारत की जेनजी को वो झुका कर ले जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो झुका लेंगे। बाकी देखते हैं। चमत्कार को नमस्कार करना हर दौर में एक रवायत की तरह स्वीकार किया जाता है। अगर वाकई जेनजी को झुका लेने में सरकार कामयाब हो गई तो निश्चित तौर पर एक चमत्कार होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।